साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। जलवायु परिवर्तन की बात हर आदमी जानता है। ये चर्चा अभी आम है कि जलवायु का परिवर्तन जो है वो असमान रूप से, मतलब ऐसा हो रहा है जिससे आने वाले दिनों में आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। शायद इसी वजह से आप अपने आसपास, चाहे अपने शहर में देखते होंगे कि मौसम जो है उसका वो असमान हो गया है। कभी बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा होती है, या कभी बारिश हो नहीं रही है, या कभी गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। और हम आप सिर्फ ये कह के भूल जाते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन मौसम को ख़राब करने में, जलवायु परिवर्तन को बिगाड़ने में हमारा आपका सबका योगदान है। इन तमाम चीज़ों को हम जानते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चिंता से वाकिफ़ हैं और इस चिंता से आम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं, और हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का। ये IIT मुंबई के में प्रोफेसर हैं, लेकिन देश में जो जलवायु परिवर्तन को लेके चिंता इनमें है, और पिछले 5 वर्षों से ये लगातार जो है जलवायु परिवर्तन को लेके जागरूकता फैला रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्री प्रदीप कुमार सिंह हैं, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं, और एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए लिखते हैं, और ये भी इन्हें भी पता है कि आखिर ऊर्जा को लेके क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, उस पर कैसे काम हो। तो हम पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर सोलंकी से ही करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो आपकी चिंता है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आखिर आपका ये अभियान क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। और ये जो जैसे आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो चुका है, हम सब उसको महसूस करते हैं और ये बोल के छोड़ देते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले तो ये जो विषय की गंभीरता को हम समझते नहीं है कि ये जो जलवायु परिवर्तन कितना गंभीर विषय है। और जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बताते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में कहे तो 2.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, आपको ऐसे में समझाना चाहूँगा कि ना शरीर का तापमान नॉर्मली 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मान लो शरीर का तापमान 2 डिग्री से बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं, शरीर को बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। वैसे ही धरती का तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती को बुखार आया है। तो धरती को बुखार किसने लाया, ये भी समझने की बात है। तो हम सब जब एनर्जी का उपयोग करते हैं, अच्छा एनर्जी का उपयोग मतलब ये नहीं कि बिजली का उपयोग किया या पेट्रोल डीजल का उपयोग किया या खाना बनाने के लिए LPG CNG का उपयोग किया, परंतु हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी ऊर्जा है, हम जो सुबह ब्रश करते हैं वो भी एनर्जी है, जो फर्नीचर का उपयोग करते हैं वो भी एनर्जी है। हमारा आधुनिक जीवन ऐसा हो गया है कि हर क्षण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो गर्मी को ट्रैप करने का काम करती है, और धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इसलिए गंभीर समस्या है। और दिक्कत ये है कि सब लोगों को लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, इंडस्ट्री को कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लाइमेट को चेंज करने वाला कोई और नहीं है, हर वो कंज्यूमर है जो मटेरियल को कंज्यूम करता है, ऊर्जा को कंज्यूम करता है, और हम सब कंज्यूम करते हैं। और पिछले 30 साल का इतिहास देखेंगे कि देखो कितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए। क्योटो प्रोटोकॉल 1998 में हुआ, 2015 में 181 देशों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। क्या किया कि हम लोग 2030 तक अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आधा कर लेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल पिछले साल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी के इसमें, क्लाइमेट चेंज, और हम सबको इसको ठीक करने में योगदान देना ही पड़ेगा। ये मात्र सरकारों के प्रयासों से, पॉलिसी से, सब्सिडी से या इंडस्ट्री से ठीक होने वाला नहीं। तो यही मेरा चिंता का विषय है कि कैसे सब लोगों को जोड़ा जाए, और इसीलिए मैंने 2020 में एक एनर्जी स्वराज यात्रा चालू की। मैं सोचता था कि हमेशा गांधी जी इस समय होते तो किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढते, तो कुछ यात्रा करते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सोलर बस के माध्यम से 11 साल की यात्रा चालू की है, 2020 से और 2030 तक चलेगी। और ये 11 साल मैंने घर नहीं जाने का भी प्रण लिया है, ताकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक ये चेतना को फैलाया जाए कि कितनी गंभीर समस्या है और हमें सबको उसमें योगदान देना पड़ेगा, ताकि हम इसको ठीक कर सकें। और अपने, किसी और के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि समाज के लिए कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है, कम से कम अपने बच्चों के लिए जीने लायक धरती छोड़ के जाना है। ये जो क्लाइमेट चेंज का असर, हम जैसे आपने कहा, गर्मी बढ़ गई, अचानक बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, अचानक बर्फबारी हो गई, जंगल में आग लग गई, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही। मतलब मैं आप सबको, दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो समरी है जलवायु परिवर्तन का, वो बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट था अमेरिका के, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने कहा ये जनरेशन है जो हमारी, जो इस समय धरती पर जिंदा है, ये पहली पीढ़ी है जो क्लाइमेट चेंज को अनुभव करेगी। आज के 30 साल पहले हम अनुभव नहीं कर रहे। आज ये पहली पीढ़ी है जो क्लाइमेट चेंज को अनुभव करेगी, और ये आखिरी पीढ़ी है जो इसको ठीक करने के लिए कुछ कर सकती है। तो ये आप अब इसकी गंभीरता को समझिए। सही बात है, आपने बहुत सही कहा। प्रदीप जी, प्रोफेसर साहब ने भी बहुत बढ़िया कहा कि जिस तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आप उसको कहते हैं बुखार आ गया है, तो पृथ्वी भी समझिए अभी बुखार से तप रही है। तो आप तो पैरासीटामोल लेके मेडिसिन की दुकान से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन इस धरती को पैरासीटामोल किसी दुकान से लाने की आवश्यकता नहीं, खुद ही उसके जो वासी हैं उन्हीं के पास उनका पैरासीटामोल है। आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए कि जिस विचारधारा से प्रोफेसर सोलंकी लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, वो बड़ा, मतलब मुझे बड़ा सात्विक लगा। और इन्होंने जो एनर्जी के, ऊर्जा के जो बहुआयामी क्षेत्र हैं उसके बारे में जो सोचना शुरू किया है, तो इससे जागृति आ सकती है। और ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, आपको याद होगा कोरोना की जब बंदिशें हुई थी, तो एक लंबे अरसे तक जब हम लोगों ने शुरू किया, तो एक लंबे अरसे तक लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे। कार्बन का जो उत्सर्जन है वो काफ़ी कम हो गया था। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बातचीत करें तो हम लोगों ने, मतलब खबरें इस तरह की आनी शुरू हो गई कि जो तितलियों की जो प्रजातियां हैं वो फिर से दिखने लगीं। कई जो जंगली जानवर है वो शहर की तरफ भटक करके आने लगे। तो ये जिस जो एनर्जी का जो ये जो ऊर्जा का जो अभियान है, हिमालय के जो चोटियां दिखने लगी दूर से ही जी, तो ये जो ऊर्जा का जो ये जो अभियान है, ये कहीं ना कहीं से जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा जो धरती का जो इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उससे ये जुड़ा हुआ है। और अगर पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होगा तो आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, जिसके कारण पूरे वैश्विक स्तर पर, सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे देश के कई हिस्से जो हैं वो अभी अतिवृष्टि के चपेट में हैं। हम देखते हैं कि कई जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ बाढ़, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये जो असंतुलन है, और इन्होंने सही कहा कि उन्होंने बराक ओबामा को उद्धृत करते हुए कहा कि ये जो हमारी पीढ़ी है ये तो महसूस कर रही है इन चीज़ों को। हम धरती पर आज पानी की कमी जो है वो महसूस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कई जो ऐसे शहर हैं हमारे देश के भीतर ही जहाँ 3 दिन पे पीने का पानी आता है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है। और कहा यह जाता है कि भाई जब पानी के लिए ही जो है वो तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ये जो असंतुलन है, ऊर्जा का जो ये इस तरीके से जो क्षरण हो रहा है धरती के भीतर, तो ये आने वाले दिनों में चिंता ये पूरे मानव समुदाय को करना होगा कि हम आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इस धरती को रहने लायक किस तरह मानव समुदाय को ही चिंता करनी होगी। प्रोफेसर सोलंकी, जब आपने ये अभियान शुरू किया, तो आप अभी बता रहे थे कि आपने अभी तक 11 स्टेट का दौरा किया है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर?
सबसे पहले मैं जो प्रदीप जी ने बात की उसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब ये लॉकडाउन था तो हमको आसमान साफ दिखा और हिमालय की चोटी दिखी और जानवर आने लगे, परंतु ये हमारी गलत फहमी होगी कि ये सब करने से क्लाइमेट चेंज रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है जो गर्मी का बढ़ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। मैं सब दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज ये जो हम बैठे हैं इस समय टीवी के पे और ये लाइट चल रही है, इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसकी जो एवरेज आयु होती है वातावरण में वो 300 साल होती है। तो वो जो हमने देखा लॉकडाउन के कारण सिर्फ वातावरण साफ हो गया, परंतु क्लाइमेट चेंज को कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज तो आज की जो गतिविधि है, आज का जो हमारा कर्म है, इसको 300 साल तक असर भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हर व्यक्ति से जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, एक बार जरूर सोचें कि आज आपने जो किया है उसका असर 300 साल रहेगा। और मतलब ये कितना बड़ा मुझे लगता है कि अपराध है कि हम करें और 300 साल मतलब 10 पीढ़ियाँ इसको भुगतने वाली। तो ये है, परंतु मैं जब जैसे आपने प्रश्न किया कि इनका लोगों का क्या प्रतिक्रिया होती, तो अच्छी बात है कि लोग इसको समझते हैं। और ख़ास करके मैं कई बार कोरोना का भी धन्यवाद देता हूँ कि जब से कोरोना है ज़्यादा समझते हैं, है ना। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि वैसे तो ये ठीक नहीं है, परंतु कोरोना जैसा एक और वायरस आना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें मनुष्य के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, अस्तित्व के लिए ना ये। और आज जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की, मैं इसलिए गंभीर मानता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, एसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, परंतु इतना बड़ा परिवर्तन है कि ये मनुष्य के अस्तित्व पे ही खतरा होने लगा है। तो इतनी बड़ी समस्या है, तो दो चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। गांधी जी ने देखो दो चीज़ें कही थी, बहुत ही सारगर्भित थी उस समय। आज के लगभग 100 साल पहले उन्होंने कहा था, देखो दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। अच्छा, उस समय ना तो क्लाइमेट चेंज था, ना तो नदियाँ प्रदूषित थी, ना तो हवा प्रदूषित। तो क्यों कहा था गांधी जी ने ऐसा? क्या हो गया था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, पृथ्वी है, इसका साइज़ है, ये फिक्स है। धरती के सारे संसाधन फिक्स है, हवा फिक्स है, पानी फिक्स है, मिट्टी फिक्स है, खनिज फिक्स है। परंतु इस आधुनिक मनुष्य को, मतलब हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं प्रगति होना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। अरे जो धरती खुद ही फिक्स है, उससे तुम ज़्यादा कैसे हर बार निकाल सकते हो? तो ये पहला नियम है। दूसरा, ज़रूरतें सीमित करना चाहिए। दूसरा क्या? सीमित ज़रूरत को लोकल पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आज जो उस तरह से संसाधनों का उपयोग करते हैं, भगवान जाने कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, और उसके कारण जो असमानता विश्व में बढ़ रही है, असमानता से अशांति बढ़ती है, अशांति से जो मेन एक ज़रूरत है मनुष्य जीवन के अस्तित्व की, वो प्रेम और शांति है। अब देखो इकोनॉमी तो बढ़ रही है, साइंस तो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, परंतु प्रेम भाव नहीं बढ़ रहा है ना, शांति नहीं बढ़ रही। तो ये दो चीज़ें, क्या? ज़रूरतें सीमित करो, सीमित ज़रूरतों को लोकल पूरा करो। ये दो चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ और आजकल तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मनुष्य का अस्तित्व रहेगा नहीं रहे, उस पर खतरा बना ही रहेगा। तो चूँकि हमने हमारे जीवन में कभी किसी ने ऐसा बताया नहीं कि नहीं ये ज़रूरी है, देखो नहीं प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, कंजम्पशन बढ़ा नहीं सकते, हमारी किताबों में नहीं लिखा है, हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसा नहीं समझाते और प्रोफेसर लोग भी नहीं समझाते। तो असर तो है, लोग समझते तो हैं कि हाँ अनुभव में आ रहा है, परंतु ये सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपरी लेवल पे अनुभव में आ रहा है, अंदर उतरा नहीं गहराई में। फिर से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा गांधी जी का। वो क्या बोलते थे कि देखो कोबरा जो सांप है, हमको पता है, सबको पता है, अनुभव में है क्या, कि यदि कोबरा ने काटा तो मर जाएंगे। तो यदि मान लो इस स्टूडियो में कोबरा घुस जाए तो हम सब लोग भागेंगे, है ना। पर क्लाइमेट चेंज कितनी गंभीर समस्या है, इसका अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है ऑटोमेटिक हम सब चीज़ों को कम करेंगे। और ये सबकी समस्या की जड़ एनर्जी है ना। आप एनर्जी का इतिहास उठा के देखो, जब से हमने औद्योगिकरण चालू किया 1850 में, हमने कोयला उपयोग करना चालू किया, फिर पेट्रोल डीजल उपयोग करना चालू किया, गैस उपयोग करना चालू किया। आज दुनिया की 85% ज़रूरतें कोयला, पेट्रोल और डीजल से आती है, 85%। तो 85% जो दिन भर की हमारी गतिविधि होती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो यदि हम इस समस्या को हल करना है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लो किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर का क्या इलाज है? पैरासीटामॉल लेके कैंसर ठीक नहीं कर सकते ना। क्या इलाज है कैंसर का? कैंसर के सेल को ही ख़त्म करना पड़ेगा शरीर से। ठीक उसी तरह से यदि जलवायु परिवर्तन हो गया है तो जलवायु परिवर्तन को ठीक करना है तो क्या इलाज है? उसका जड़ में जाना पड़ेगा। और उसकी जड़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन।
यदि सच में जलवायु परिवर्तन को ठीक करना है तो कार्बन उत्सर्जन को कम करके 0 पे लाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सोलर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का केंद्र है, फिर से हमें सोलर ऊर्जा पे आना पड़ेगा, तब जाके इस गंभीर समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो लोग समझ रहे हैं, पर बहुत तेजी से समझने की जरूरत है, जल्दी से प्रयास करने की जरूरत है। जन अभियान जितना होना चाहिए उसमें अभी थोड़ी रफ्तार वो कम है। प्रदीप जी, झारखंड में ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत दिनों से सुनने मिलता है, कई कोशिशें भी हो रही है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, ग्रीन एनर्जी के लिए पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सोलर एनर्जी के लिए पॉलिसी है, और ये प्रयास जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ सफल भी हुए हैं। और सरकारी भवनों को, और देश का पहला जो न्यायालय का भवन है, खूंटी का भवन, ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी से वो ऊर्जान्वित होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सुधारात्मक प्रयास हैं वो झारखंड में भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति यहाँ नहीं दिख रही है। उसमें और जो है वो तीव्रता लानी होगी, और कहीं ना कहीं से सोलर एनर्जी के साथ साथ जो और ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा के स्रोत हैं, उन क्षेत्रों में भी काम चल रहा है। जल विद्युत को लेकर के उस दिशा में भी काम चल रहा है, और हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट भी है जिससे लगभग 130 मेगावाट जो है वो बिजली मिलती है। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके ढेर सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो झारखंड में हैं। कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट अगर समय पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो 2000 मेगावाट से ज़्यादा जो है वो राज्य के लिए बिजली की उपलब्धता जो है वो सोलर सिस्टम से जो ऊर्जा पैदा होगी उससे हो जाएगी। और राज्य की फ़िलहाल जो मांग है वो इसी के आसपास में है। तो ये सोचा जाना चाहिए कि हम जो है वो इसको किस तरीके से इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और झारखंड चूँकि पठारी प्रदेश है, और हमारे पास 3 विकल्प तो जो है वो स्पष्ट तौर पे दिखते हैं। सौर ऊर्जा का विकल्प दिखता है, पवन ऊर्जा का विकल्प दिखता है, और पनबिजली का विकल्प दिखता है। और इन तो तीनों में थोड़े थोड़े काम जो हैं वो हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, खासकर सरकारी जो बिल्डिंग हैं उन पे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया गया है। जो सोलर पॉलिसी है स्टेट की, उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है, और प्रमोट जो है वो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। वो कोशिश अपने स्तर से कर रही हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, भारत सरकार हो, या दूसरे स्टेट की। अब जो है जिम्मेवारी जनता की है, मतलब आप उससे जुड़िए। जी, पहले तो मैं ये जब 2019 में विश्व यात्रा पर गया था, मैंने करीब 30 देशों की यात्रा की, उसमें गरीब देश, अमीर देश, डेवलपिंग कंट्रीज। तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि सरकारें जो प्रयास कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है, परंतु ये भी अनुभव उतना ही करेक्ट है कि क्लाइमेट चेंज की जो गति है वो कम नहीं हो रही है। हर साल पहले साल से ज़्यादा बिगड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि या तो हम इस समस्या को समझते हैं, और यदि समझते हैं तो पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के लेवल पे भी पर्याप्त प्रयास नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी समझ है और जो मैं इस क्षेत्र को जानता हूँ, उस समझ के हिसाब से मात्र सरकारों के प्रयासों से ये ठीक हो भी नहीं सकता। ऐसा मानना कि सरकार इसको ठीक कर लेगी, वो ये भी गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें योगदान देता है। हर व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करता है, सम्मान का उपयोग करता है, तो हर व्यक्ति इस समस्या का योगदान करता है। हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। तो सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, और मेरे ख्याल से जो कर रही है उससे 10 गुना तेज़ी से करना चाहिए हर सरकार को, चाहे वो राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे जर्मनी की हो। परंतु साथ में हर पालक को कुछ न कुछ प्रयास आज से अभी से करना चालू करना, क्योंकि जो मैंने जो बराक ओबामा जी का कथन कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही स्थिति में है। मैं एक क्लाइमेट क्लॉक है, आप में दर्शक जरूर देखें उसको। क्लाइमेट क्लॉक क्या बताता है कि कितना समय बाकी है जब विश्व का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, 1.5 डिग्री पे क्या होने वाला है? ऐसा कोई अचानक प्रलय नहीं आने वाला है, परंतु जो तापमान, ये जो जलवायु में परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय हो जाएगा। मतलब क्या? 1.5 से 2 डिग्री ये विंडो है, ये लक्ष्मण रेखा जैसा है। इसको अपन उस पार तो जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। तो जब ये तापमान क्रॉस हो जाएगा तो भले ही दुनिया के सारे लोग साधु संत क्यों न बन जाए, मात्र एक लंगोट पहन के क्यों न घूमना पसंद करें, क्लाइमेट को, चेंज को, जलवायु परिवर्तन को वापस नहीं कर सकते। मतलब क्या?
ज़्यादा बाढ़, ज़्यादा तूफान, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सूखा, ज़्यादा समुद्र का, ये सब आम बात हो जाएगी। इसलिए ये जो समस्या है गंभीर है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करो। उसका मतलब क्या? ज़रूरतों को ही कम करो, उसका कोई हल नहीं है। दुनिया में वैज्ञानिक हूँ, मैं खुद प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे का, और मैंने 7 किताबें लिखी, सैकड़ों रिसर्च पेपर लिखे हैं, परंतु आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई साइंस और टेक्नोलॉजी इस समस्या को हल करने में मदद नहीं कर सकता यदि हम अपनी ज़रूरतों को कम नहीं करें। क्यों? क्योंकि धरती खुद ही सीमित है और सारे संसाधन सीमित हैं। तो हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, और आज से और अभी से करना पड़ेगा। और छोटा मोटा नहीं, जो IPCC है बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये विश्व के 191 देशों की यूनाइटेड नेशन की बॉडी, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज, मतलब बहुत बड़े लेवल के परिवर्तन लाना पड़ेंगे, और अभी के भी लाना पड़ेंगे। इसलिए सब लोग करेंगे तब बहुत बड़े लेवल के परिवर्तन होंगे, और सब लोग करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। जब तक जन आंदोलन न बने ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जो एनर्जी स्वराज है, जो सॉल्यूशन मैं देखता हूँ, वो सिर्फ एनर्जी का सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं, उससे रोजगार भी पैदा होगा, उससे लोकल अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, उससे सरकारें भी मजबूत होगी, उससे हमें विदेशी मुद्रा भी बचेगी, हमें एनर्जी आत्मनिर्भरता भी आएगी, और क्लाइमेट चेंज भी रुकेगा। तो जब तक ये एनर्जी स्वराज, मतलब एनर्जी में आत्मनिर्भरता, खुद से स्वतंत्र एनर्जी में, कोई मॉडल भी आपने दिया है क्या इस? हाँ, इसके कई सारे मॉडल हैं। मतलब इतनी सुंदर है सोलर टेक्नोलॉजी कि आप चाहें तो एक छोटा सा लैंप अपना सोलर पे कर लें, चाहें तो एक कमरा सोलर पे कर लें, चाहें तो एक घर सोलर पे कर लें, चाहें तो एक शहर सोलर पे कर लें, एक राज्य सोलर पे कर लें। तो इतना मॉड्यूलर है और इतना सरल भी है। मतलब सोलर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, हमने उसको बहुत बड़ा बना के रखा, अरे सोलर करता है। मैं एक लोगों से यही प्रश्न करता, अच्छा आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं करता। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है, जो हम खाना खाते हैं वो भी सोलर ऊर्जा का रूप है, जो सांस लेते हैं वो भी सोलर ऊर्जा के कारण है, जो पानी पीते हैं वो भी तो सोलर ऊर्जा के कारण ही है। तो मनुष्य का जीवन का अस्तित्व ही सोलर ऊर्जा है। और हम इतने बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं कि हमको लगता है कि सोलर पैनल का उपयोग किया तो सोलर ऊर्जा का उपयोग किया। तो हमारा तो अस्तित्व ही सोलर ऊर्जा। और ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल देश में मिलेंगे जहाँ बिना बिजली कनेक्शन के, मैंने एक स्कूल बनाया एजुकेशन पार्क के नाम से, 14 एकड़ का परिसर है, 2010 में बनाया था, तब से आज तक बिजली कनेक्शन नहीं है, 100% सोलर पे चलता है। तो आज मुझे लगता है कि इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगा? जब हम सबको इस बात पे गर्व होगा कि मेरे घर कनेक्शन नहीं है, मेरे कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, मैं क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पॉल्यूशन का हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन का हिस्सेदार हूँ, तब जाके जन आंदोलन बनेगा। और आज ये बहुत सरल हो गया है, सस्ता हो गया है। मैंने खुद PhD की इसमें, और जितनी कीमत कम हो गई मतलब सोच भी नहीं सकते। तो ज़रूर हर व्यक्ति धीरे धीरे, पूरा एक साथ नहीं तो एक कमरे को, एक क्लास को, एक लाइट को सोलर पे करें, और धीरे धीरे बिना सरकार की मदद से, बिना सब्सिडी से खुद अपने जीवन को 100% सोलर की तरफ ले जाने में प्रयास करें। अभी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं, लोग अगर करना भी चाहें तो कैसे जाएं, कौन सा मतलब वही दिक्कत है। इसलिए मैं कई बार मुझे लगता है कि सरकारें कई बार समस्या ज़्यादा पैदा करती है, सॉल्यूशन कम देती है। ये जो सब्सिडी की समस्या है, ये पॉलिसी बनाते हैं, ये क्या होता है, सबको लगता है कि मुझे सब्सिडी मिली नहीं और उसके बिना सोलर का उपयोग किया तो मैंने कुछ गलत किया। और मैं हर सरकार से यही विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, क्योंकि क्या है, सोलर बहुत एडवांस हो गया है। जैसे आजकल यदि आपको फ्रिज खरीदना है तो सब्सिडी नहीं देना है ना, मोबाइल खरीदना है तो सब्सिडी नहीं देना है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी। सोलर 1980 से यूज़ हो रहा है, 40 साल हो गए, बहुत हो गया। अब क्या करना चाहिए सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये सोलर से बाहर हो जाना चाहिए। अभी इसकी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं। इतने 30-40% आबादी देश की बिना सब्सिडी के सोलर को अपना सकती, इतना सस्ता है। उसका उदाहरण बताता हूँ, जो सोलर की बिजली है सरकार 2-2.5 रुपये में खरीदती, 3 रुपये में। घर की बिजली आप 6-5-6 रुपये बिल देते होंगे, जो इंडस्ट्रियल बिजली 7-8-9 रुपये होती है। तो ऑलरेडी सस्ता हो गया ना। सरकार इससे बाहर निकल जाएगी तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में हम सब सामान खरीदते हैं, मोबाइल, टीवी वगैरह, वैसे ही मार्केट में हम सब अपना सोलर खरीदेंगे। क्यों सब्सिडी वगैरह, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस दिन सरकारें ये पॉलिसी और सब बनाना बंद कर देगी, सब्सिडी करना बंद कर देगी, उस दिन सोलर का जो एडॉप्शन है 3-4 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। जो 11 स्टेट का रिस्पांस भी आपको अच्छा मिला, और ये कारवा आपका और आगे बढ़ते रहेगा। प्रदीप जी, प्रोफेसर सोलंकी, आप मुंबई से आके झारखंड में या झारखंड जैसे दूसरे स्टेट के लोगों को जगा रहे हैं। हमको आपको भी इस अभियान से जुड़ना चाहिए
और लोगों को बताना चाहिए कि सोलर ही विकल्प है। निश्चित तौर पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं, अन्य जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, इस पे लगातार जो है वो हम लोग प्रयास करते हैं और एक जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है। और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि सिर्फ सरकार के प्रयासों से या संस्थागत प्रयासों से ही कोई परिवर्तन सोसाइटी में, समाज के भीतर नहीं आने वाला है। इसके लिए सोसाइटी को निचले स्तर पर खुद के लिए चिंतित रहना होगा। और आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग आते हैं, कई किसान ऐसे आते हैं जिन्होंने सोलर पंप सेट लगा रखा है और एक बड़ा एक अभियान चल रहा है, और जब कृषक जो है वो उसको अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जागरूकता की वजह से भी लोग जो है वो इन प्रयासों को अपना रहे हैं। हाँ, इन प्रयासों की जो गति होनी चाहिए उतनी तीव्रता अवश्य नहीं है, लेकिन हम लोग अवश्य इन चीज़ों को जो है करते हैं। साहब, हम कार्यक्रम खत्म करेंगे उससे पहले जो है वो संदेश कम शब्दों में आप क्या देना चाहेंगे? मैं बहुत सिंपल यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब ने मिलके धरती को बुखार ला दिया है, और हमारा जो होगा वो तो होगा ही, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको बहुत भुगतने वाली है। तो सभी पालकों से, सभी लोगों से यही विनती है कि इस धरती को जीने लायक छोड़ दें। उतना यदि हम करेंगे, और एनर्जी के कारण गड़बड़ हुई तो एनर्जी से ही ठीक होगी। हम सब जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को 100% सोलर ऊर्जा की तरफ ले जाएं। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर क्लाइमेट चेंज में कैसे उनकी भूमिका है और कैसे इसको रोक सकते हैं। तो मैं भी बराक ओबामा के शब्द को ही ले रहा हूँ कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद शायद हमारे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह फिर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।